नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल अपन ने बात की थी प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में और इसी कड़ी में आज अपने बात करने वाले हैं विद्युत शैल के बारे में कि ये विद्युत शैल क्या होता है। आज का जो भी टॉपिक है वो इंटरेस्टेड है, जिसमें से एग्जाम में लगभग हर साल क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का जरूर आता है। तो विद्युत शैल एक्चुअली आप कहोगे किसे? विद्युत शैल एक ऐसी विद्युतीय युक्ति यानी कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। यानी कि विद्युत शैल वह उपकरण होगा, वह युक्ति होगी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। उस युक्ति को अपने क्या कहने वाले हैं? विद्युत शैल कहने वाले हैं। जैसा कि जो भी शैल होता है उसके पास अपनी खुद की एक निश्चित ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को अपने दो नाम से पुकारते हैं, दो नाम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला होता है सेल की टर्मिनल वोल्टता और दूसरा होता है सेल का विद्युत वाहक बल। ये दोनों डेफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कंठस्थ याद रखोगे। तो सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? सेल के विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ साथ अपने समझेंगे सेल की टर्मिनल वोल्टता को। सेल की टर्मिनल वोल्टता, जिसको अपने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी को अपने एक साथ समझने वाले हैं, जिसके लिए सपोज दैट अपने पास एक सेल है कुछ इस प्रकार से। सपोज दैट ये एक विद्युत शैल हो गया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इस सेल को अपने एक विद्युत परिपथ में संयोजित करते हैं। और यहाँ पे हमने कोई भी प्रतिरोध लगा दिया, फॉर एग्जांपल कोई बल्ब लगा दिया या फ्रिज या टीवी, जो भी युक्ति है विद्युतीय युक्ति, उसको अपन ने लगा दिया, जिसका प्रतिरोध अपने पास कैपिटल आर है। ऐसा ही ठीक सिस्टम यहाँ पे अपने मान लेते हैं इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए कि सपोज दैट ये एक सेल हो गया, यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इसका प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया। अब एक्चुअल में होगा क्या कि इस संपूर्ण परिपथ में हमें दो प्रकार के परिपथ देखने को मिलेंगे। एक तो होगा इस सेल के अंदर का परिपथ और एक होगा सेल के बाहर का परिपथ। तो सेल के अंदर के परिपथ को अपने कहेंगे आंतरिक परिपथ। क्या कहोगे? आंतरिक परिपथ। और सेल के बाहर के परिपथ को आप क्या कहोगे? बाह्य परिपथ। इसी प्रकार ये सेल का आंतरिक परिपथ हो गया, यानी कि विद्युत परिपथ का आंतरिक परिपथ हो गया, और ये हो गया अपने पास सेल से बाहर का जो भी भाग है वो बाह्य परिपथ आ चुका है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि इस परिपथ में जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन इस सेल की ऊर्जा के कारण मूव करता है। यानी कि सेल अपनी ऊर्जा प्रदान करेगा विद्युत परिपथ को, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। उसी बल के कारण इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, यानी कि आवेश है वो गति करेगा और धारा प्रवाहित होगी। तो शॉर्ट एंड स्वीट, परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल की ऊर्जा में लगातार कमी आती है। सेल अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट करता है, खपत होती है उसमें, जिसके कारण इसमें आवेश है वो फ्लो होता है, संचरित होता है, जिसके कारण करंट फ्लो होता है। अब एक्चुअल में होगा क्या कि यदि अपने ऐसा मान ले कि ये सेल है, ये किसी परिपथ में एक बार के लिए लगा हुआ नहीं है, ये सेल खुले परिपथ में है। खुले परिपथ में होने का मतलब कि इस सेल से विद्युत परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, विद्युत परिपथ में कोई भी आवेश वो संचरित नहीं करवाया जा रहा। उस केस में इस सेल के सिरों पे जो भी आप विभवांतर ज्ञात करोगे, क्या ज्ञात करोगे? विभवांतर। सेल के सिरों पे जो भी विभवांतर इस केस में ज्ञात होगा वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। मतलब जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात सेल से करंट लिया जाता है, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, उस केस में सेल के सिरों पर जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर को अपने सेल की टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं। सो
यदि सेल तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जब सेल बंद परिपथ में है अर्थात सेल से विद्युत धारा ली जा रही है, उस स्थिति में सेल के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। जबकि सेल यदि खुले परिपथ में है अर्थात सेल से विद्युत धारा नहीं ली जा रही है, उस स्थिति में सेल का जो विभवांतर होगा वो विद्युत वाहक बल होगा। एक्चुअल में ये जो विद्युत वाहक बल होता है वो कोई बल नहीं होता, ये एक प्रकार की वोल्टता ही होती है और टर्मिनल वोल्टता भी एक प्रकार की वोल्टता ही होती है। कहने का मतलब ये दोनों ही सेल की वोल्टताएं हैं, एक तो खुले परिपथ में है दूसरी बंद परिपथ में है और दोनों के ही मात्रक होंगे वो वोल्ट होंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि हमेशा जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होगी, यानी कि E का जो मान होगा विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो सेल की टर्मिनल वोल्टता से हमेशा ज़्यादा रहता है। तो E इज ग्रेटर देन V, ये केस हमेशा सत्य रहता है, लागू रहता है। और अब इन दोनों की डेफिनेशन को हम एक और तरीके से देखने वाले हैं। वो सिस्टम कुछ ऐसा होगा जैसे अपने पास ऐसे इस सेल का संयोजन था, इसमें वोल्ट मीटर को बता रहा हूँ। अब एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पे परिपथ कितने प्रकार के, दो, एक तो आंतरिक और दूसरा कौन सा है, बाह्य है। अब इसमें क्या होगा कि ये सेल अपनी ऊर्जा में खपत करेगा और इस पूरे परिपथ में वो आवेश संचरित होगा। आवेश पूरे परिपथ में संचरित होगा, वो आंतरिक परिपथ में भी संचरित होगा और वो बाह्य परिपथ में भी संचरित होगा। तो संपूर्ण विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए जो सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा होती है वो सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E होती है। ये इसका दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा, या फिर यूं कह सकते हो कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होगा, किसके तुल्य होगा। सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा संपूर्ण विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को गति करवाने पर सेल द्वारा किए गए कार्य अथवा सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा के तुल्य होता है। किया गया कार्य ही ऊर्जा में तब्दील होता है, अतः कार्य और ऊर्जा दोनों के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो। सो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि ये जो सेल होगा वो संपूर्ण परिपथ में जब एकांक आवेश को गति करवाएगा, कितने आवेश को, एकांक आवेश को गति करवाता है, तो एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में गति करवाने पर सेल द्वारा किया गया कार्य अर्थात सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा सेल के विद्युत वाहक बल के तुल्य होती है। इसी प्रकार यदि आप इसमें बात करो, टर्मिनल वोल्टता की बात करो कि टर्मिनल वोल्टता का मान कितना होगा, तो यहाँ पे केवल और केवल बाह्य परिपथ में ही हमें एकांक आवेश को गति करवानी है। कितने आवेश को, एकांक आवेश को कहाँ गति करवानी है, केवल बाह्य परिपथ में। तो बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को गति करवाने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य अथवा सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा ही सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि एक्चुअल में विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता दोनों ही सेल द्वारा किए गए कार्य होते हैं, सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जाएं होती हैं, परंतु जो विद्युत वाहक बल होता है वो संपूर्ण आवेश को एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में गति करवाने पर किया गया कार्य होता है, जबकि जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो एकांक आवेश को केवल बाह्य विद्युत परिपथ में गति करवाने पर किया गया कार्य होता है। मतलब कि आप पॉजिटिव टर्मिनल से आप एकांक आवेश को गति करवाना शुरू कीजिए और इस प्रकार से अपने आवेश को गति करवाएं, नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएं, यानी कि केवल बाह्य परिपथ में ही हमें आवेश को गति करवानी है। उस कंडीशन में जो किया गया कार्य होगा वो सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। किया गया कार्य आप ज्ञात कैसे करोगे। अब जैसे कार्य ज्ञात करने के लिए अपने पास एक विभव का फॉर्मूला था, V बराबर W/Q, ये एक फॉर्मूला था। तो हमें Q आवेश को गति करवानी है, V विभवांतर या वोल्टता द्वारा हमें गति करवानी है, तो किया गया कार्य QV सूत्र से अपने सामने निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब इस सूत्र की सहायता से आप इस विद्युत परिपथ में आवेश को गति करवाने में किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हो। सो यदि अपने बात करें विद्युत वाहक बल की यानी कि कैपिटल E की, तो कैपिटल E कितना बनेगा, संपूर्ण परिपथ में गति करवाने में किया गया कार्य यानी कि जो W टोटल होगा वो कैपिटल E कहलाएगा। और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता V यदि आपको ज्ञात करनी है तो केवल एक्सटर्नल यानी कि बाह्य विद्युत परिपथ के लिए किया गया जो कार्य होगा वो उसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। तो इसकी दोनों की डेफिनेशन और उसका मान किसके तुल्य होगा उसको मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में निश्चित रूप से बहुत सी बार यानी कि लगभग टाइम आ जाती है। तो सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहोगे,
जब सेल खुले परिपथ में हो अर्थात सेल से धारा प्रवाहित नहीं की जा रही हो तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा अथवा सेल द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होता है, अर्थात कैपिटल E बराबर W टोटल होता है। इसी प्रकार से सेल की टर्मिनल वोल्टता की यदि अपने बात करें तो जब सेल बंद परिपथ में हो अर्थात सेल से विद्युत धारा ली जा रही हो तो सेल के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टता होता है तथा टर्मिनल वोल्टता का मान एकांक आवेश को बाह्य विद्युत परिपथ में गति करवाने पर सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा अथवा सेल द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होता है, अर्थात W एक्सटर्नल की अपने बात करें यानी केवल बाह्य परिपथ के कार्य की बात करें तो वो मान टर्मिनल वोल्टता V के तुल्य निकल के आता है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये होगा कि हमेशा विद्युत वाहक बल जो होता है वो टर्मिनल वोल्टता से ज़्यादा होता है। ओके, अब यहाँ पे एक केस ऐसा भी उत्पन्न होता है कि एक निश्चित स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता से कम हो जाता है। एक केस ऐसा उत्पन्न हो जाता है। सो वो केस कैसा उत्पन्न होगा? जब भी अपने सेल से धारा लेते हैं उस केस में विद्युत वाहक बल हमेशा ज़्यादा होगा टर्मिनल वोल्टता से, लेकिन जब हम सेल को चार्ज करते हैं उस केस में टर्मिनल वोल्टता का मान सेल की विभव बल से यानी कि विभव बल विद्युत वाहक बल से ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होगा, आइए अपने उसको समझते हैं, जिसके लिए हमें विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के मध्य रिलेशन निकालना होगा। उस रिलेशन के आधार पर अपने इस बात को सिद्ध कर देंगे कि जब इस सेल को हम चार्ज की कंडीशन में लगाएंगे तो हमेशा टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होगी, अदरवाइज हमेशा विद्युत वाहक बल है वो टर्मिनल वोल्टता से ज़्यादा रहता है। तो आइए अब अपने बात करते हैं कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में रिलेशन क्या होगा, एक सूत्र क्या बनेगा जो इन दोनों के मध्य अपने संबंध स्थापित हो पाए। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी सेल के विभव बल तथा विभव बल क्या होगा कैपिटल E तथा टर्मिनल वोल्टता में संबंध। टर्मिनल वोल्टता में टर्मिनल वोल्टता क्या होगा कैपिटल V में संबंध, अर्थात E और V में रिलेशन क्या आने वाला है। E समझ गए हो क्या होगा? E संपूर्ण परिपथ में आवेश को गति करवाने में किया गया कार्य है, यानी कि W टोटल है वो क्या कहलाएगा, वो तो E होगा, और W एक्सटर्नल है वो क्या कहलाएगा, वो V होगा। जिसके लिए अपने पास एक सेल है कुछ इस प्रकार से, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और इस सेल को अपने एक विद्युत परिपथ में जोड़ने वाले हैं। इस प्रकार से हमने इसको एक विद्युत परिपथ में संयोजित कर दिया और इसमें हमने एक प्रतिरोध लगा दिया कैपिटल R, यानी कि कोई भी बल्ब है, कोई टीवी वगैरह कुछ भी है वो हमने इसको ऐड कर दिया। ओके, सो अब क्या होगा, यहाँ पे दो परिपथ बने हुए हैं। ये तो परिपथ कौन सा है, ये विद्युत परिपथ है जी आंतरिक, और ये परिपथ कौन सा हो गया, ये बाह्य हो गया। अब E और V में रिलेशन क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम किसी भी आवेश Q को गति करवाते हैं। कितने आवेश को गति करवाएंगे, Q आवेश को गति करवाएंगे। सो ये Q आवेश कंप्लीट परिपथ में गति करेगा, और मान लो कि बैटरी के द्वारा V वोल्टता आरोपित की जा रही है, तो Q आवेश को V वोल्टता से त्वरित करवाने पर किया गया कार्य कैसे ज्ञात होता है, जैसे कि विभव का सूत्र होता है W/Q, तो यहाँ से W बराबर क्या बनता है Q × V, यानी कि सूत्र की सहायता से आप आसानी से किया गया कार्य फाइंड आउट कर लोगे। अब एक्चुअल में होगा क्या, हमें यदि Q आवेश को पूरे परिपथ में गति करवानी पड़े तो सेल द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। उस पूरे परिपथ में गति के लिए मैंने कार्य को मान लिया W टोटल। अब कंप्लीट कार्य, टोटल कार्य कैसे ज्ञात होगा, बाह्य परिपथ में आप आवेश को गति करवा दो तो किया गया बाह्य कार्य होगा, फिर आंतरिक परिपथ में भी आवेश को गति करवा दो तो किया गया कार्य आंतरिक कार्य के लिए बन जाएगा। दोनों कार्यों को जोड़ दो तो पूरे परिपथ का कार्य निकल के आ जाएगा। तो W टोटल को आप कैसा कह सकते हो, ये कह सकते हो कि आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य प्लस बाह्य परिपथ में किया गया कार्य। तो W टोटल बराबर होगा आंतरिक कार्य प्लस में बाह्य कार्य, यानी कि कुल कार्य निकल के आ गया। अब W टोटल कैसे ज्ञात करोगे, W बराबर होता है QV, तो W टोटल क्या बन जाएगा, W टोटल
इज इक्वल होगा, आवेश तो Q ही है, लेकिन ये जो V विभवांतर है, जब पूरे परिपथ में आवेश को गति करवाई जाएगी तो सेल का जो भी वोल्टता होगी वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगी, यानी कि Q इंटू E आएगा। अर्थात सेल जब भी पूरे परिपथ में आवेश को गति करवाएगा तो सेल के द्वारा जो भी प्रदान की गई ऊर्जा होती है वो उसका विभव बल होता है, यानी कि वोल्टता के स्थान पे हमें क्या लिखना होगा, विभव बल लिखना होगा। तो फिर W टोटल का जो मान है वो आ जाएगा QE, यहाँ पे ये है तो वोल्टता ही, लेकिन वोल्टता यहाँ पे फिर विभव बल बन जाती है कंप्लीट कार्य के लिए। W इंटरनल, तो W इंटरनल के लिए क्या होगा, ये तो बात होगी टोटल की, आप यहाँ से इंटरनल को समझ लो। W इंटरनल तो Q ही है, इंटरनल एक्सटर्नल टोटल जो भी होना है। E क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल के लिए वोल्टता आएगी, और इंटरनल के लिए वोल्टता को हमने कुछ भी नहीं समझा था, हमने एक एक्सटर्नल वोल्टता को समझा था जो कि टर्मिनल वोल्टता थी, और एक हमने टोटल वोल्टता को समझा था जो कि विभव बल था। इंटरनल को हमने कुछ नहीं समझा था, यानी कि इंटरनल के लिए आप सिंपल रिप्रेजेंट कर दोगे Q इंटू वी इंटरनल, यानी कि Q इंटू वी हो गया, और V यहाँ पे इंटरनल के लिए है, प्लस में W एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल के लिए क्या करोगे, यदि किसी आवेश Q को आप बाह्य परिपथ में गति करवाते हो, केवल बाह्य परिपथ में, तो सेल द्वारा जो भी ऊर्जा प्रदान की जाती है, सेल की जो भी वोल्टता होती है वो क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता। अब यानी कि यहाँ पे क्या यूज होगी, ये V यूज होगा, और V यहाँ पे क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा, यानी कि ये Q इंटू V बन जाएगा। यहाँ से Q कैंसिल हो रहा है तो कैपिटल E बराबर क्या आ जाता है, V इंटरनल प्लस में कैपिटल V, और यहाँ पे कैपिटल V क्या चीज़ है, सेल की टर्मिनल वोल्टता है। अब आप क्या करोगे, V बराबर क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। क्या होता है, IR। इंटरनल के लिए क्या होगा, V इंटरनल, इंटरनल वोल्टता बराबर होगा इंटरनल धारा इंटू इंटरनल प्रतिरोध। इंटरनल धारा तो I है, सेम रहेगी, चाहे आंतरिक की बात करो चाहे बाह्य की बात करो, I का मान तो I रहेगा, लेकिन इंटरनल प्रतिरोध जिसको आप क्या कहते हो, आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध हमेशा स्मॉल r से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि V इंटरनल की यदि मैं बात करूं तो धारा तो होगी I और प्रतिरोध होगा स्मॉल r, V इंटरनल, तो ये बन जाएगा V इंटरनल बराबर I इंटू स्मॉल r। तो यहाँ पे आप V इंटरनल के स्थान पे क्या लिखोगे, V इंटरनल के स्थान पे लिखोगे I स्मॉल r प्लस में कैपिटल V, और कैपिटल V यहाँ से क्या बन जाएगा, ये प्लस का सामने जाके माइनस बनेगा, तो E माइनस IR, ये अपने पास एक रिलेशन निकल के आएगा समीकरण 1 में, जो कि विभव बल और टर्मिनल वोल्टता के मध्य रिप्रेजेंट एक रिलेशन स्थापित करने वाला है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। और यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो कि जब भी हमने सेल को किसी बाह्य विद्युत परिपथ में लगाया है, उस केस में V का मान E से कम है, या यूँ कह लो E का मान V से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि V का मान तभी आएगा जब हमें कुछ ना कुछ वैल्यू E से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें V की वैल्यू प्राप्त होगी। तो ऑब्वियसली E का मान ज़्यादा होना चाहिए, उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस करेंगे तो V बनेगा, अर्थात E का जो मान है वो V से ज़्यादा बनने वाला है। सो ये जो इक्वेशन होगा वो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आप सेल के लिए धारा भी फाइंड आउट कर सकते हो, पक्षांतरण वगैरह करोगे तो धारा I का मान यहाँ से कितना बनेगा, I का मान यहाँ से बन जाएगा E माइनस V बटे स्मॉल r, पक्षांतरण वगैरह करोगे आपके लिए I का मान निकल के आ जाएगा। और ये जितनी भी भौतिक राशियाँ आप किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हो, यहाँ से आप आंतरिक प्रतिरोध R भी ज्ञात कर सकते हो, जो कि क्या बन जाएगा E माइनस V बटे में अपने पास क्या आने वाला है, I आने वाला है, तो ये अपने पास आंतरिक प्रतिरोध का मान भी निकल के आ जाता है। तो इस सूत्र की सहायता से आप जो भी भौतिक राशियाँ, यहाँ पे 4 राशियाँ, किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो अब यहाँ पे अपने बात करने वाले हैं कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है वो क्या फंडा है। तो आंतरिक प्रतिरोध को आप कैसे डिफाइन करोगे, हमें बात करनी है आंतरिक प्रतिरोध की, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है स्मॉल r। और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किस प्रकार डिपेंडेंसी होती है इसकी। आंतरिक प्रतिरोध शायद आप समझ गए होंगे, आंतरिक विद्युत परिपथ में यानी कि सेल के अंदर, विद्युत सेल में धारा के मार्ग में जो भी बाधा उत्पन्न होती है वो उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, और आंतरिक का मतलब क्या हो गया, आंतरिक परिपथ में बोले तो सेल के अंदर, तो सेल के अंदर धारा के मार्ग में जो भी बाधा उत्पन्न होगी उसको अपने आंतरिक प्रतिरोध कह लेंगे। लेकिन ये बाधा क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि सेल में जो भी विद्युत अपघट्य भरा होता है, उस विद्युत अपघट्य
के साथ जब इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है उसके कारण धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है और सेल के अंदर ये जो बाधा उत्पन्न हो जाती है उसी को अपने आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में और आता है कि सेल का जो भी आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है। उसके लिए अपने पास एक शॉर्ट ट्रिक होगा, ये CID/AT पे डिपेंड होगा, CID/AT पे डिपेंड होगा, जहाँ पे C क्या होता है, C विद्युत अपघट्य की सांद्रता होती है कि वो किस अनुपात में किस प्रकार से मिक्सअप है। I का मतलब क्या होता है, I का मतलब विद्युत धारा होता है। D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस होता है। फिर बच गया A का मतलब क्या होगा, A का मतलब होगा प्लेटों का क्षेत्रफल और T का मतलब क्या होगा, परमता। यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध इस सेल की इन 5 भौतिक राशियों पर डिपेंड करेगा। सेल की सांद्रता यानी कि विद्युत अपघट्य किस अनुपात में मिला हुआ है, सेल में प्रवाहित होने वाली धारा, सेल की दोनों टर्मिनलों के मध्य की दूरी पे, इन 3 भौतिक राशियों पे तो प्रतिरोध है वो समानुपाती रूप से डिपेंड करेगा। यानी कि इन 3 राशियों को आपने बढ़ा दिया तो प्रतिरोध बढ़ेगा और घटा दिया तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन इन 2 राशियों पे जो प्रतिरोध होता है A और T पे व्युत्क्रमानुपाती रूप से डिपेंड होता है। यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल यदि बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा और ताप को भी बढ़ा दोगे तो भी प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी कि A यहाँ पे क्षेत्रफल होगा और T यहाँ पे परमताप होगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखोगे कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो CID/AT के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई आंतरिक प्रतिरोध का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है जिससे आप याद रख पाओगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर डिपेंड करेगा। कहीं ऐसा मत समझ लेना कि यदि न्यूमेरिकल में अपने कोई आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहे और आप इस सूत्र को लगा के बैठ जाओ, नहीं, ये सिर्फ इसको याद रखना एक ट्रिक है, ये कोई यार का फॉर्मूला नहीं है। ओके, सो ये था अपने पास विवा बल और टर्मिनल वोल्टा में रिलेशन, साथ में आंतरिक प्रतिरोध।